तो आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सब लोग को बताया गया है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को 1950 ईस्वी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इसी वजह से हम लोगों ने 2025 में 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए हैं, 2025 में जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए हैं, उसका जो थीम है बाबू, उसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। यानी मतदान से अच्छा कुछ भी नहीं है, मतदान से अच्छा कुछ भी नहीं है। हम अपना मतदान करके जो है अपने लोकतंत्र को सुरक्षित कर रहे हैं एक प्रकार से। इसका भावार्थ यही है। और सच में भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है मतदान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जैसे आज अभी आपके लिए अगर देखा जाए, पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सच ये है सबके नीचे पढ़ाई है, उसके ऊपर सब कुछ है, और सबसे ऊपर है मोबाइल चलाना, और सबसे अंतिम में पढ़ाई है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथा स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर अगर देखा जाए तो यूएसए रहा है, दूसरा स्थान पर अगर देखा जाए तो रसिया रहा है, और तीसरा स्थान पर अगर देखा जाए तो चाइना रहा है। और चौथा स्थान पर जो है, तीसरा स्थान पर चाइना और चौथा स्थान पर देखा जाए तो अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे? इंडोनेशिया। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार आप सब लोग जानते हैं भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी से हुई है। भारत रत्न पुरस्कार के साथ साथ ही पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई है। भारत रत्न पुरस्कार के साथ साथ ही जो है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। पद्म पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 ईस्वी से ही हुई है। अगर पद्म पुरस्कार की हम बात करें तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और पद्म श्री आता है। भारत का अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखा जाए तो भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर देखा जाए तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर देखा जाए तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर देखा जाए तो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म श्री। जहां तक पद्म पुरस्कारों का सवाल है, सामान्य तौर पर एक वर्ष में 120 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है। सामान्य तौर पर एक वर्ष में 120 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वो ब्रह्मा जी का लकीर नहीं है कि 121 नहीं हो सकता है, 122 नहीं हो सकता है।
122 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है। जैसे भारत रत्न को ही लेकर अगर देखा जाए तो भारत रत्न को ही लेकर जो है यह प्रावधान था कि एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया है, सबसे लेटेस्ट भारत रत्न जो है 5 लोगों को दिया गया है। 5, जिन 5 लोगों को सबसे लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया है उसमें नाम आता है चौधरी चरण सिंह का, उसमें नाम आता है पीबी नरसिम्हा राव का, उसमें नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का, उसमें नाम आता है लालकृष्ण आडवाणी का, और उसमें नाम आता है एम.एस. स्वामीनाथन का। इसमें एम.एस. स्वामीनाथन कृषि से रिलेटेड थे और भारत में हरित क्रांति कौन लाया? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और वही विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। और अगर हरित क्रांति नहीं आता तो फिर जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या के पेट का पालन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। तो बहुत अच्छा हुआ कि हरित क्रांति आ गया, और हरित क्रांति के आने के वजह से ही इतना अधिक गेहूं चावल का उत्पादन हो जाता है कि लोगों को खाने के लिए अनाज मिल जाता है। अरे हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कोई तोप थोड़े है यार, हरित क्रांति कोई तोप नहीं है, बल्कि हरित क्रांति में होता यह है कि उन्नत किस्म के बीज को खेत में बोया जाता है, उसको समय समय पर सिंचाई किया जाता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, मार्केटिंग का व्यवस्था किया जाता है। यही तो हरित क्रांति है। और हरित क्रांति है क्या? जैसे आप विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा नहीं हो पाती है और इसलिए बेहतर नहीं हो पाती है क्योंकि जो एक सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए, कितना मात्रा में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब ये सब की कमी आप में होती है। इसी वजह से जो मिलता है पढ़ते रहते हैं। जैसे अभी YouTube खोलिएगा, सब कोई जिसको पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सिलेबस मालूम नहीं है वो पीपीटी पे आ गया, फल्ला हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ। और अभी बिहार पुलिस के बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज से बचने का है पता है? अभी बिहार पुलिस बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है फालतू कंटेंट से बचने का। एक तो ये है, और दूसरा जो जरूरत है, अब 16 तारीख को एग्जाम है, आज पता नहीं 9-10 क्या तारीख है, 9 है, हाँ 9 है। तो एक तो अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। जिनका 16 तारीख को एग्जाम है उसको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे आके हुआ कर रहा है, उसी हुआ में लगे हुए हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में स्वयं से रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आप में नहीं आता है। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कितनों बड़े विद्वान है, परीक्षा आपका नहीं निकलने वाला है, कम में विद्वान रहिए लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने भीतर लाइए, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सेल्फ स्टडी से। विदाउट सेल्फ स्टडी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। यानी S बराबर S, सेल्फ स्टडी बराबर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो सेल्फ स्टडी करेगा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया उसको कम नॉलेज भी है, दुनिया का कोई ताकत उसको, उसके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। एग्जाम में 1 सेकंड के लिए आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो बात आपका खत्म है, आपका कहानी खत्म है। आप कितना मेहनत किए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको नियम तो बहुत कुछ है, और नियम बनाया ही जाता है तोड़ने के लिए। तो 120 लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आपको
2025 में 26 जनवरी की पूर्व संध्या जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाना है। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाना है। फिर इसके बाद 19 लोगों को पद्म भूषण दिया जाना है और 113 लोगों को पद्म श्री दिया जाना है। 113 लोगों को पद्म श्री दिया जाना है। टोटल आप जोड़िएगा तो हमको लगता है 120 से ज्यादा हो जाएगा। अपना जोड़ लीजिएगा, जो भी आएगा। कितना आ रहा है? 139। तो 139 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री। इसमें नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये सबको भी दिया गया है और इन सबको जीवित रहते दिया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में है, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन तीनों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस बात की ओर हम इशारा कर रहे हैं कि जिस प्रकार भारत रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, उसी प्रकार अगर पद्म पुरस्कारों की हम बात करें तो जो पद्म पुरस्कार है वह भी मरणोपरांत भी दिया जाता है। जैसा कि इन 4 लोगों को जीवित रहते और नीचे की 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और कहने का मतलब यह हुआ कि इसका उत्तर होना चाहिए उपरोक्त में सबको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। और एक बात बाबू आप और जान लीजिए कि पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत भारत रत्न के साथ हुई, लेकिन 1977 से 1980 के बीच में तथा 1993 से 1997 के बीच में, 1977 से 1980 के बीच में और 1993 से 1997 के बीच में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता हैं। देखिए बाबू, टेनिस जगत में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन होता है और टेनिस जगत में जो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन होता है उसमें एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन ओपन होता है और चौथा यूएस ओपन होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और सबसे अंतिम में यूएस ओपन होता है। अभी विंबलडन ओपन हो रहा है और विंबलडन ओपन लंदन में होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, विंबलडन ओपन लंदन में होता है और यूएस ओपन अमेरिका में होता है। अभी कोहली और उनकी पत्नी जो है आपको विंबलडन ओपन देखने के लिए गया हुआ था, समझ और गई हुई थी। तो अभी विंबलडन ओपन चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता बने हैं जेनिक सीनर बने हैं। वहीं अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 महिला एकल की विजेता बनी है मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 पुरुष एकल के विजेता जेनिक सीनर, महिला एकल की विजेता मेडिसन कीज। और फिर जैसे टेनिस में होता क्या है कि सिंगल खिलाड़ी खेलता है, फिर डबल खेलता है, फिर मिक्स खेलता है, समझिए, फिर मिक्स खेलता है। जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ खेल रहा है, सिंगल हो गया। सॉरी, एक लड़की एक लड़की के साथ खेल रही है, सिंगल हो गया। दो लड़की के साथ खेल रही है, डबल हो गया। फिर एक लड़का एक लड़की एक तरफ है और एक लड़का एक लड़की दूसरे तरफ है, ये मिक्स हो गया। तो सिंगल ये है। फिर आपको हैरी, हेलियोवारा एवं हेनरी पेटर, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष
डबल्स डबल्स का खिताब जीता है, पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। और कैटरीना सिनियाकोवा एवं टेलर टाउनसेंड जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला डबल्स का खिताब जीती है। महिला डबल्स का खिताब जीती है। सामान्य तौर पर जो है ना पुरुष एकल महिला एकल ही पूछता है, तो पुरुष एकल और महिला एकल तो एकदम याद रखना है, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से सजाए हैं, पुरुष एकल महिला एकल, पुरुष डबल महिला डबल, सब विजेता का नाम इसमें शामिल हो गया है। और हमेशा इतिहास या वर्तमान उसी को याद रखता है जो विजेता होता है, समझिए, जो विजेता होता है उसको इतिहास भी याद रखता है और उसको वर्तमान भी याद रखता है। तो इसी वजह से प्रयास कीजिए विजेता बनने का। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर रहा है, इसमें शीर्ष पर ओडिशा रहा है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का रहा है और तीसरा स्थान गोवा का रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर में किया है। जामनगर में किया है, जामनगर, और जामनगर जो है आपको गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है बाबू पता है? भारत को तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है। और एआई आ गया है, उसमें भी लोगों को, भारतीयों को प्रशिक्षित करना है। ये सब के उद्देश्य से ही जो है आपको खोला गया है। और जामनगर का जहां तक सवाल है, तेल रिफाइनरी के लिए याद किया जाता है जामनगर। जामनगर तेल रिफाइनरी गुजरात में है, कोयली तेल रिफाइनरी गुजरात में है, ये सब आपसे पूछा जाता है। लुनेज तेल रिफाइनरी गुजरात में है, समझ गए? तो ये सब बात आप याद रखिएगा। भारत अपनी पहली मानव संचालित पनडुब्बी लॉन्च करेगा। इसे कितनी गहराई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत अपनी पहली मानव संचालित पनडुब्बी जो लॉन्च किया है, जिसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, इस मिशन को नाम दिया गया है, इस मिशन को नाम दिया गया है ओशन डीप। ओशन डीप नाम दिया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है जानते हैं बाबू? इसका लक्ष्य है पानी में यानी जल में खनिज संसाधन को ढूंढना, जल में खनिज संसाधन को ढूंढना, जल के भीतर खनिज संसाधन को ढूंढना इसका उद्देश्य है। जनवरी 2025 में भारत के किन दो शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है? डीपसीक एआई कंपनी जो है चीन की कंपनी है और इसके खोजकर्ता है लियांग वेनफेंग। लियांग वेनफेंग, लियान वेंगफेंग। इसरो ने अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसका नाम है GSLV F-15। GSLV F-15 और GSLV F-15 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की अगर हम बात करें तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और श्रीहरिकोटा द्वीप की अगर हम बात करें तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यह जो है बाबू आपको आंध्र प्रदेश में है, यह जो है बाबू आपको आंध्र प्रदेश में है। और जो श्रीहरिकोटा द्वीप है जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील की अगर आप बात करेंगे तो पुलिकट झील एक ऐसा झील है जिसका विस्तार 2 राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग यही श्रीहरिकोटा द्वीप करता है, श्रीहरिकोटा द्वीप करता है।
भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए, ये कंसेप्ट के आधार पर भी आप बना सकते हैं। एक सांभर झील है और सांभर झील जो है नमकीन पानी का झील है, तो सांभर झील का संबंध कहीं ना कहीं राजस्थान से है। तो जो सांभर महोत्सव है, सांभर महोत्सव जो है आपको राजस्थान में ही मनाया गया है, राजस्थान। और जैसे सांभर झील के बारे में आपने जाना है, तो उसी प्रकार से मानचित्र सबने लगाया है। इसके बाद जैसे कुछ झील के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, आप फटाफट जवाब दीजिए। डल झील कहां है? बुलर झील कहां है? नागिन झील कहां है? शेषनाग झील कहां है? देखिए, डल, बुलर, नागिन, शेषनाग, ये सब जम्मू कश्मीर में है। सोमोरिरी झील कहां है? लद्दाख। कहां है? लद्दाख में है। चिल्का झील कहां है? ओडिशा में है। चिल्का झील ओडिशा में। चलिए, पुलिगढ़ झील कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के सीमा पर है। इसके बाद जो है कोलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। भोज झील कहां है? भोज झील, तवा झील, ये सब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो है आपको और भी अनेकों झील है, जैसे आपको पेरियार झील कहां है? कहां है? केरल में है। लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। नल सरोवर, नारायण सरोवर कहां? गुजरात में। राजसमंद, जयसमंद कहां है? राजस्थान में। तो अलग अलग झील जो है भारत के अलग अलग राज्य में। पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक है सेगमित्रा चटर्जी। सेगमित्रा चटर्जी। वर्ष 2025 के लिए किन्हें स्टैक आउट स्टैंडिंग सर्विस अवार्ड दिया गया है? स्टैक आउट स्टैंडिंग सर्विस अवार्ड मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। जानते हैं, जो स्टैक है अमेरिका की एक प्रकार से कहिए तो अमेरिका की एक संगठन है, और स्टैक नामक संगठन जो है मौसम संबंधी सूचना देता है। मौसम संबंधी सूचना देता है, समझ गए। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। कौन बना है? बिहार। जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मलेरिया मुक्त किस देश को किया है? जॉर्जिया को किया है। जॉर्जिया को किया है। देखिए बाबू, किसी देश को WHO मलेरिया मुक्त तब घोषित करता है जब लगातार 3 वर्षों तक उस देश में मलेरिया का कोई केस नहीं आता है। तब जो है आपको WHO उस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर देता है, और जॉर्जिया विश्व का 45वां देश बना जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने लक्ष्य बनाया है 2030, 2027, 2030, 2030 आगे। आगे आइए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया? जसप्रीत बुमराह। और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है
अजमतुल्लाह उमरजान को दिया गया है। अफगानिस्तान का क्रिकेटर है ये। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जो है अजमतुल्लाह उमरजान को दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान का क्रिकेटर है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? मेली केरी को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 का अगर देखा जाए तो यह स्मृति मंधाना को दिया गया है, भारत की है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंधाना। भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 10,000, 10,000, 10,000। और एक बात आप जानिए, भारत में सर्वप्रथम जिस वस्तु को जीआई टैग दिया गया था वह वस्तु था दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय। जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया है। यह उद्यान किस राज्य में है? यह उद्यान अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आप देखिएगा, भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है सैकड़ों की संख्या में नेशनल पार्क है, सैकड़ों की संख्या में नेशनल पार्क है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है कुछ नेशनल पार्क की चर्चा हम कर देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। फिर एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डाचीग्राम नेशनल पार्क। तो डाचीग्राम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। फिर एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर है वैली ऑफ फ्लावर्स यानी राजाओं की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये सब राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। और भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वह जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इस नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी गुजरती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो अब आज के डेट में जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क है उसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और रामगंगा तो गंगा की सहायक नदी है ही, रामगंगा के अलावे जो है गंगा की और भी कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे आपको गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। फिर सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की अगर आप बात करेंगे, मानस, कामेंग, दिहांग, दिबांग, धनसिरी, पगलादिया, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर गोदावरी की सहायक नदी की अगर आप बात करेंगे, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। समझ गए? तो आपको इसके अलावे कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी की अगर आप बात करेंगे, मूसी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। और उसके अलावा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। हाँ ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद औरसंग, तबा, बंजर, शेर किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। और नर्मदा और सोन ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फिर वाल्मीकि बिहार में है, वाल्मीकि बिहार में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है। किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ मणिपुर में है, मणिपुर में है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो मानस भी असम में ही है, मानस भी असम में ही है। फिर इसके बाद जो है सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। साउथ बेटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर आपको सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, ग्रेट डेजर्ट हो गया, ये सब जो है ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राजस्थान में। फिर कच्छ का रण हो गया, गिर हो गया, ये सब नेशनल पार्क जो है कहां है? गुजरात में। फिर सतपुड़ा हो गया, ये कहां है? मध्य प्रदेश में। पेंच हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सब कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। फिर मोलेन नेशनल पार्क और महावीर नेशनल पार्क ये जो है आपको गोवा में है। और एगो है मुरलेन नेशनल पार्क या फबंगपाई नीला पर्वत नेशनल पार्क, ये सब मिजोरम में है। कहां है? मिजोरम में। इसके बाद जो है आपको नागरहोल हो गया, डंडेल हो गया, बांदीपुर हो गया, बनेरघट्टा हो गया, ये सब नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। फिर सिमलीपाल हो गया, भीतरकनिका हो गया, ये सब नेशनल पार्क जो है आपको ओडिशा में है। ओडिशा में है। किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है? अनुजा को किया गया है। देखिए बाबू, ऑस्कर, जहां तक ऑस्कर का सवाल है, ऑस्कर विश्व का सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और 2025 में ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात करें तो 2025 में ऑस्कर के अंतर्गत जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अगर देखा जाए तो अनोरा को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अगर देखा जाए, किसको मिला है? माइकी मेडिसन को मिला है। माइकी मेडिसन, ठीक है। इसको कैसे याद रखिएगा पता है? नहीं बोलेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर जो लड़का प्रेम में पड़ा रहता है, ठीक है, उसके लिए दवाई का काम कौन करता है? उसकी गर्लफ्रेंड। अभिनेत्री यानी महिला माइकी मेडिसन, मेरा मेडिसन, मेरा दवा। चर्चा में रहा नेटून थिबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? श्रीलंका। बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? राजगीर में। और राजगीर में जो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया है, उसका कुलपति बनाया गया है शिशिर सिन्हा को। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? जस्पे बना है। देखिए, यूनिकॉर्न कंपनी किस कंपनी को कहा जाता है जानते हैं बाबू? वैसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी जिसका मूल्य 1 बिलियन से अधिक हो। 1 बिलियन से अधिक हो। निजी स्वामित्व वाली यानी प्राइवेट कंपनी। वैसी प्राइवेट कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू जो है 1 बिलियन से अधिक हो, वही यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। और 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जस्पे। 30-31 जनवरी 2025 के बीच कहां पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल
रबर, पहल का उद्घाटन कहां किया गया है? केरल के कोट्टायम में, केरल के कोट्टायम में किया गया है। FIDE फाइव शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? भारत। सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? हरियाणा। किस राज्य ने आपदा चेतावनी कवचम को लॉन्च किया है? आपदा चेतावनी कवचम को लॉन्च किया है केरल। चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? उमा महेश्वर मूर्ति की खोज कर्नाटक में की गई है, कर्नाटक के उडुपी जिला में, उडुपी जिला में, कर्नाटक के उडुपी जिला में। और यह जो मूर्ति है, यह मूर्ति भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती की मूर्ति है। और यह मूर्ति पंच धातु से बना हुआ है, 5 प्रकार के धातुओं को मिला करके जो है इस मूर्ति का निर्माण जो है आपको किया गया है। और एक बात जानिए बाबू आप कि कर्नाटक दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में चोल वंश, पल्लव वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश का शासन रहा है। जब आप इन राजवंशों को पढ़ेंगे तो इन राजवंशों में सबसे शक्तिशाली चोल वंश रहा है। और चोलों की अगर आप बात करेंगे तो अधिकतर चोल शासक जो है शैव धर्म को माना करता था, और चोल शासक शैव धर्म को माना करता था, भगवान शिव की आराधना किया करता था। और भगवान शिव के सम्मान में दक्षिण भारतीय राजाओं के द्वारा भगवान शिव का बड़ा बड़ा मंदिर बनाया गया था, जिसमें चोल राजवंश के राजा राजराज प्रथम के द्वारा अपनी राजधानी तंजौर में एक बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिस बृहदेश्वर शिव मंदिर को पर्सी ब्राउन नामक इतिहासकार ने भारतीय वास्तुकला का निकष कहा है, भारतीय वास्तुकला का निकष कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का अनावरण किया है? संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, रक्षा मंत्री ने संजय नामक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का जो है अनावरण किया है। एक बात बताइए बाबू, महाभारत का जो युद्ध हो रहा था, धृतराष्ट्र तो अंधा था, तो धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध में होने वाली घटनाओं से कौन अवगत करवाता? संजय अवगत करवाता था? नहीं अवगत करवाता था। तो वही कंसेप्ट है। देखिए जो बीजेपी है, बीजेपी का मदर संगठन आरएसएस है, और आरएसएस हिंदुत्ववादी संगठन है। बीजेपी के क्रियाकलाप का अगर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हिंदुत्ववादी विचारधाराओं का समागम उसमें आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो संजय, किस संस्था ने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है? सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यह 1935 में स्थापित हुआ है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ है, और एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ है। 30 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसके लिए 16,300 करोड़, 16,300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। और जो समुदाय का वर्ष घोषित किया है, इसका थीम यूएई ने रखा है हाथ में हाथ, हाथ में हाथ, हाथ में हाथ। और ये जो यूएई ने समुदाय का वर्ष 2025 को घोषित किया है, इसका उद्देश्य है लोगों में समानता के भाव का विकास करना, लोगों में आपसी सामंजस्य बनाना, लोगों में आपसी सामंजस्य बनाना। चर्चा में रहा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु। जानते हैं बाबू बाजरा, बाजरा क्या है पता है? मोटा अनाज है। बाजरा मोटा अनाज है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटा अनाज है। और मोटा अनाज जो है
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और भारत ने वर्ष 2018 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। सुनिए, भारत ने 2018 को, और यूएनओ की सहयोगी संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2023 को वैश्विक स्तर पर 2023 को बाजरा का वर्ष घोषित किया, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था 2023 को। वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का वर्ष 2023, अब भारत 2018, समझ गए। ये जो मोटा अनाज सब है, इसका उत्पादन राजस्थान करता है। मोटा अनाज को कम पानी की आवश्यकता होती है, समझ गए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता या सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 942। ये जो वीरता या सेवा पुरस्कार दिया जाता है ना, सैन्य बलों को दिया जाता है, सैन्य बलों को दिया जाता है ताकि वो प्रेरित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? जनता मैदान से किया है, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है सुरमा हॉकी क्लब को हरा करके। ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है सुरमा हॉकी क्लब को हरा करके, यानी उपविजेता हुआ सुरमा हॉकी क्लब। असम ने अपना दूसरा राजधानी किस शहर को घोषित किया है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं असम की पहली राजधानी है दिसपुर। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर अगर देखा जाए तो असम की राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि हम एक दूसरी राजधानी बनाएंगे और हम एक दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाएंगे और 2027 ईस्वी से डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बन जाएगी। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन किनकी पुण्यतिथि रहती है? महात्मा गांधी की ही हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इंडियन पनीर सेल्वम। एलेक्जेंडर लुकानसे किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस के। डॉक्टर के.एम. चेरियन का 25 जनवरी को निधन हो गया। उनका संबंध था हृदय रोग विशेषज्ञ थे वे। भारत ने किस देश से अपनी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा शुरू किया है? देखिए, सुनिए, हुआ क्या था जानते हैं? बीएसएफ, एक तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन 1965 में हुआ है। 1965 में जानते हैं आपको 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें हुआ यह था कि ठंड पड़ने के वजह से भारतीय सैनिक जो है ऊंचाई से नीचे आ गए। तो पाकिस्तानी सेनाओं को पता चला, तो पाकिस्तानी सेना जो है भारतीय क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। और फिर जब आगे चल करके हुआ ये गर्मी का मौसम आया, तो फिर बकरी चराने वाला सब, बकरी भेड़ चराने वाला सब जो है, जब पहाड़ पे गया तो देखा कि भारतीय भूभाग में भी पाकिस्तानी आ गया था। तो इसके बाद जो है भारतीय भूभाग से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ही जो है भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। और कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वे कहे थे कि अगर हम सामान्य दिनों में पसीना बहाते तो आज हमें खून बहाने की जरूरत नहीं होती। मतलब यहां से हम आपको ये बात बोलना चाह रहे हैं, डेली पढ़िए। ये नहीं कि अभी परीक्षा न है तो एकदम मस्ती में घूम रहे हैं रोड पे, अब परीक्षा आएगा तो है बाप करेंगे। तो वैसा विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि 16 घंटा पढ़ना, 18 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है ना, 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, जरूरी ये है। समझ गए ना? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई है। और पाकिस्तान तो आप जानबे करते हैं किस प्रकृति का देश है, और अभी पाकिस्तान अमेरिका का चाटुकार बन के बैठा हुआ है।
समझ गए। तो पाकिस्तान से होने वाले घुसपैठी आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा शुरू किया है, ताकि ठंड में भी जो है पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को भारत में ना बढ़ा सके। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स के पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना। भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया है? कोलकाता में। माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी कहां है? डबलिन। डबलिन। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। आयरलैंड से क्या लिया गया है भारत के संविधान में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। हाँ, डीपीएसटी। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड है टाटा ग्रुप, और विश्व का सबसे टॉप ब्रांड है एप्पल। विश्व का सबसे टॉप ब्रांड एप्पल और भारत का सबसे टॉप ब्रांड टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप। बारबी सू का निधन हो गया, उनका संबंध था। बारबी सू जो है ना, एगो अभिनेत्री थी, ताइवान की अभिनेत्री थी। ताइवान 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 जिसकी राजधानी ताइपे है। ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है, वहीं की अभिनेत्री थी बारबी सू। उनका निधन हो गया है, और उनका निधन जो है निमोनिया की वजह से हुआ। निमोनिया की वजह से हुआ। निमोनिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां तक समझिए। देखिए बाबू, बजट जो है, अब सामान्य तौर पर एक तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट संवैधानिक शब्द न है, आप सब लोग जानते हैं। संवैधानिक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक यानी एक वर्ष, वित्तीय रुपया पैसा, विवरण यानी लेखा जोखा। सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय यानी आमदनी और खर्च का जो लेखा जोखा होता है, वही वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। उसी को हम लोग बजट कहते हैं। केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में है, और राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा अनुच्छेद 202 में है। और जहां तक बजट का सवाल है, बजट 1 फरवरी 2025 को आया। सामान्य तौर पर अब बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है, और 1 फरवरी 2025 को बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। और निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट था। वो 8वीं बार बजट पेश की थी। सबसे अधिक बार बजट पेश मोरारजी देसाई ने किया है 10 बार, और पी चिदम्बरम 9 बार, निर्मला सीतारमण 8 बार। और देखिए बाबू, आपको बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे हमें यह बतलाता है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत में ग्रोथ रेट क्या रहा है, आगे हमें कितना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो अभी वर्तमान में बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, लेकिन पहले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक दिन ही आ जाता था। आजादी से लेकर 1964 ईस्वी तक, आजादी से लेकर 1964 ईस्वी तक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक दिन ही आता था। लेकिन 1964 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया
कि बजट के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और तब से लेकर आज तक बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है और आर्थिक सर्वेक्षण में यही सब दिखलाया जाता है जो हमने आपको बतलाया है। और देखिए इस बार जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश की है उस बजट में कई प्रकार की घोषणाएं की गई है। एक तो निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत इस लाइन से की कि देश उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। और निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में किसानों को लेकर घोषणा की, किसानों को लेकर घोषणा यह की कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो किसानों को 3 लाख रुपया ऋण के तौर पर दिया जाता है उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तक कर रहे हैं। और असम के नामरूप में यूरिया प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा की। इसके अलावे बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की। इसके अलावे निर्मला सीतारमण के द्वारा यह भी घोषणा किया गया विकसित भारत के 4 इंजन हैं। भारत ने जो लक्ष्य रखा है 2047 ईस्वी तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, उसके 4 इंजन निर्मला सीतारमण ने बतलाई है। पहला इंजन कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। ये विकास के 4 इंजन जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा बतलाया गया है। और आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया था। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर हम लोग बात करें तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वी अनंथा नागेश्वरम। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर आप बात करेंगे तो भारत के जो मुख्य, याद रखिएगा ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपको वी अनंथा नागेश्वरम, यही है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, समझे बाबू। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 6.3% से 6.8%, 6.3% से 6.8%। और देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये वाला सब्जेक्टिव नोट है, सब्जेक्टिव भी हम आप लोग को दिए हैं बैच के बच्चा को दे दिए हैं हम, और आप लोग को भी हमको लगता है कि हम बोले थे ले लेने के लिए। इसमें आप देखिएगा कि मंथ वाइज है और जो भी नियुक्ति है, जो भी नियुक्ति सब है, सब जो है नियुक्ति आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे फरवरी में पहला पेज पे देखिए, फरवरी में ही पहला पेज पे है संतोष यादव को NHAI के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी अभी भी नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है VVR सुब्रमण्यम बने रहेंगे। भारत का प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम है, इनके कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार है, NCC के 34वें महानिदेशक गुरबिल पाल सिंह है, SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन है, CBI के प्रमुख परवीन सूद है, 19वें CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा है, ED के निदेशक राहुल नवीन है, 28वें महालेखा नियंत्रक SS दुबे है, 15वें कैग संजय मूर्ति है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता है, 14वां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है। तो ये सब है, सब्जेक्टिव नोट में है। और भी अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति वाला भी जो है आपको सब्जेक्टिव नोट में मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना है। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा? 3.2%। अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा? क्यूबा में। एक बात बता, क्यूबा कैरिबियन सागरीय देश है। क्यूबा जो है कैरिबियन सागरीय देश है। कहां गया जी क्यूबा? क्यूबा यहां है, देखिए
उत्तरी अमेरिका महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में यहां पर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर में ही देश है क्यूबा। और जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? क्यूबा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हरकंठ में भारत कहां शुरू किया गया है? शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हरकंठ में भारत यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में, और इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके कंठ में, आपके मुंह में भारत तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसी देश की मिट्टी में आप पले बढ़े हैं, उसी मिट्टी को उपजा करके आप खाते हैं, तो होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए, यानी हाई ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक को एक विकल्प के रूप में सिफारिश किया है? यानी अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको पोटेशियम युक्त नमक खाना चाहिए। और पोटेशियम युक्त नमक को जो है KCl से इंगित किया जाता है, वहीं साधारण नमक को NaCl से इंगित किया जाता है, NaCl से। तो WHO, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नमक को एक विकल्प के रूप में सिफारिश किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी बजट का आकार कितना बड़ा है? 50,65,345 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार कहां पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाना है? बिहार। मखाना समझते हैं जी? हाँ, ड्राई फ्रूट है एक प्रकार का, और पूरे विश्व में मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार करता है, और भारत में बिहार ही करता है। बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 100%। किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया है? हिमाचल प्रदेश। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच आयोग का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? आप सब लोग जानते हैं, महाकुंभ आयोजन के दौरान मौनी अमावस्या के दिन जो है भगदड़ मचा था, जिसमें अनेकों लोग मारे गए थे। उसकी जांच को लेकर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जो है एक जांच आयोग गठित किया गया था। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट विकसित की है? टाटा स्टील कंपनी ने। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको जहां तक आर्द्र भूमि का सवाल है, वैसी भूमि जिसमें आर्द्र गुण और शुष्क गुण दोनों प्रकार के गुण मौजूद हो, वही आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। और आर्द्र भूमि जैव विविधता को आगे बढ़ाता है, और जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी है। तो आर्द्र भूमि को संरक्षण देने को लेकर ईरान के रामसर नामक शहर में 1971 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, जिसे रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और उसी में यह निर्णय लिया गया कि आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि आर्द्र भूमि मानव के लिए जरूरी है। और आर्द्र भूमि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में रामसर साइट्स में भारत के टोटल 91 स्थल शामिल है। जून 2025 तक 91 स्थल रामसर साइट्स में शामिल है। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के 20 स्थल रामसर साइट्स में शामिल है। बिहार के भी 3 स्थल रामसर साइट्स में शामिल है।
बेगूसराय का कांवरताल झील, जमुई का नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये तीनों बिहार के स्थल है जो रामसर साइट्स में शामिल है। तो इसके अलावे अगर देखा जाए तो जिस प्रकार हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो 4 फरवरी के बाद जो है आपको 12 फरवरी होगा। और 12 फरवरी की अगर आप बात करेंगे तो जो 12 फरवरी है, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी है, 12 फरवरी की अगर हम बात करें तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 13 फरवरी की अगर हम बात करें तो विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावे जो है 21 फरवरी की अगर आप बात करेंगे तो जो 21 फरवरी है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर इसके बाद जो है 24 फरवरी है, 24 फरवरी, फिर 28 फरवरी है। 24 फरवरी की अगर आप बात करेंगे तो 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 28 फरवरी है इसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एगो दिवस फरवरी में छूट गया, 14 फरवरी, वो तो आप लोग को यादें रहता है क्या? याद रखिएगा ये सब। चलिए तो आइए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, विश्व रेडियो दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं। ये हैं सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य, हाँ, थेरथेंगल पक्षी अभयारण्य, हाँ, खेचोपल्ली वेटलैंड, हाँ, उधवा झील, हाँ, उपरोक्त सभी। ये जो लिखा हुआ है TNTN का मतलब होता है तमिलनाडु। क्या होता है? तो ये जो सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में है। फिर थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड में है। JH यानी झारखंड में है। किन्हें BCCI के CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर जानते हैं? सचिन तेंदुलकर का जहां तक सवाल है, ऐसे तो इन्हें गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन ये 1 नंबर का स्वार्थी आदमी था। क्रिकेटर में इससे बड़ा सेल्फिश कोई था ही नहीं। और आजकल सेल्फिश लोगों की ही पूजा होती है। क्या किया है? ठीक है, बढ़िया खेला, वो अलग चीज है, टेक्निक था। देश के लिए तो बहुत कुछ नहीं किया। हमको तो नहीं लगता है देश के लिए ये बहुत कुछ किए हैं, मतलब क्रिकेट को छोड़कर। लेकिन देश इसको बहुत कुछ दिया है। इसको क्या नहीं मिला है? भारत रत्न मिला है। खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जिसे आज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो बहुत सारा पुरस्कार इन्हें मिला है, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ नहीं किए, समझे? देश के लिए तो छोड़िए, अपना बेटों को नहीं बना सके, समझ गए? तो पहले अपने बेटा को बना लेते, उसके बाद देश के लिए करते। खैर चलिए ठीक है। लेकिन जानते हैं
मतलब जो बड़ा आदमी होता है, आप देखे होंगे अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, बन पाया। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, समझे? क्योंकि पता है, यहीं पर देखिए, शाहरुख खान इसलिए बन पाया क्योंकि तपा है, वो तपा है, आग की ज्वाला में तपा है। अमिताभ बच्चन इसलिए बन पाया क्योंकि वो तपा है। लेकिन शाहरुख खान के बेटा को ऐशो आराम का कोई कमी है? और इंसान को क्या चाहिए, हम रहे या आप? मेरा भी मन होता है दोपहर में 12 बजे तक आराम से सो के उठे, एकदम बेड पे चाय आ जाए, नाश्ता आ जाए, खाना आ जाए, सब चीज आ जाए, मेरा भी मन होता है। लेकिन सुबह में 6 बजे उठना पड़ता है, समझ गए? तो मन को दाबना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम ये बात बोलना चाह रहे हैं बाबू कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना बड़ा मेहनत होगा, जितना बड़ा त्याग होगा, जितने अपने आप को तपाइएगा, उतना बिखर कर सामने आइएगा। और जितना ऐसो आराम का जिंदगी जिएगा, उतना नालायक बनिएगा। दो चीज कभी पूरा नहीं हो सकता, नींद और जौरत। नींद और जौरत की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी सो लीजिए फिर भी सोने का मन करेगा। और दूसरी बात, जरूरत। आज अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप कहिएगा 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर होगा तो फिर कहिएगा हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर हो तो कहिएगा, समझे? तो संतोषी बनिए, संतोषी, संतोषी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। संयुक्त सेना अभ्यास एक्स एक्वेडिन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? भारत और मालदीव, भारत और मालदीव। बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? चंद्रिका टंडन। और देखिए ग्रैमी अवार्ड, जहां तक ग्रैमी अवार्ड का सवाल है, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 1958 ईस्वी से हुई है। और ग्रैमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत एल्बम ऑफ द ईयर, ग्रैमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बियांसे को मिला है। फिर ग्रैमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर देखा जाए तो केंड्रिक लेमर को मिला है, केंड्रिक लेमर को मिला है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है जापान, जापान किया है। और जापान सबसे पूरब में है, सूर्योदय पूरब में होता है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, जापान को ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसकी राजधानी नगर कहां है? टोक्यो। थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया है? 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना ने कहां ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया? हिंद महासागर में। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है। जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो 1 नंबर पे क्यों नहीं रहेगा? दूसरा स्थान पर यूएसए है, तीसरा स्थान पर चीन है। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? दूसरा। पहला स्थान पर है चीन, चीन। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। और सरस्वती एक नदी है जो कि विलुप्त हो गई है, सरस्वती एक नदी है जो कि विलुप्त हो गई है और हरियाणा की सरकार के द्वारा जो है उसको खोजा जा रहा है
और एगो बात और बाबू आप जानिए कि सरस्वती महोत्सव के साथ साथ अगर देखा जाए तो हरियाणा में गीता महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। सरस्वती महोत्सव के साथ साथ अगर देखा जाए तो हरियाणा में जो है गीता महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। हरियाणा में गीता महोत्सव का भी आयोजन हुआ है, तो जो है आप उसको भी याद रखिएगा। और ये जो आपको सब्जेक्टिव वाला नोट है उसमें सारा महोत्सव का जो है आपको दिया गया है। उन महोत्सव का आयोजन जो है आपको कहाँ हुआ है फिलहाल हमको मिल नहीं रहा है, लेकिन है 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 जी है। काहे नहीं मिल रहा है जी? है 8 8 में कम है महोत्सव। है तो है, आइए क्वेश्चन पे आइए। नहीं मिला, नहीं मिला जी, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या होगा, है आइए। हाल ही में कहां पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? गुनेरी को। गुनेरी गुनेरी। डोगरी भाषा में किन्हें इक होर अस्वस्थमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया? चमन अरोड़ा को। देखिए डोगरी भाषा का जहां तक सवाल है, यह भाषा जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। डोगरी भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया था। डोगरी के साथ साथ जो है मैथिली, बोडो, संथाली को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, जिससे राजभाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22 तो हो गई। और वर्तमान में राजभाषा कितनी है? 22। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस राज्य ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 राजस्थान ने पेश किया है और अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ाता है तो 10 साल की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना लगेगा। किस राज्य की अंतिम नक्सली महिला लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण किया है? कर्नाटक। किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर। कहां भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? कहां हुआ है? गोवा में हुआ है, गोवा में हुआ है। और जो भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन गोवा में हुआ है और इसका थीम है हरित क्रांति। इसका थीम है हरित क्रांति, हरित क्रांति। और हरित क्रांति की अगर आप बात करेंगे तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। जिस प्रकार हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, उसी प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इसके अलावे जो अन्य क्रांति है, जैसे पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, मुख क्रांति का संबंध मोटे अनाज उत्पादन से है, प्रामाणिक क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। फिर इसके अलावे आपको हरित सोना क्रांति है,
इसका संबंध बांस उत्पादन से है, बांस उत्पादन से है। क्रांति से जो है प्रश्न आता है, याद रखिएगा। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुनीता विलियम्स। कहां पर अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। 40वीं मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तसेगो गेलई, साउथ अफ्रीका की है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है। इसमें किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? उत्तर प्रदेश जीता है। और जिस प्रकार 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है, उससे पहले 37वां गोवा में हुआ था और 39वां मेघालय में होना है। 37वां गोवा, 38वां उत्तराखंड और 39वां मेघालय। हाल ही में इंडियन रेनेसांस द मोडी डिकेड पुस्तक लॉन्च किया गया। इसके संपादक डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित है। न्यूजीलैंड की संसद ने अपने किस पर्वत को व्यक्तित्व का अधिकार प्रदान किया है? माउंट तारानकी को। माउंट तारानकी को सुनिए, माउंट तारानकी एक पर्वत है, लेकिन उसे व्यक्तित्व यानी मानव का दर्जा दिया गया है। और मानव का दर्जा देते हुए यह कहा गया है कि एक मानव के साथ जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार इस पर्वत के साथ होना चाहिए। जिस प्रकार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को मानव का दर्जा दिया, गंगा और यमुना दोनों को मानव का दर्जा दिया गया उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, तो उसके साथ जैसे मानव एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, वही व्यवहार गंगा और यमुना नदी के साथ होना चाहिए। लेकिन लोग अपना सब पाप जाकर के गंगे नदी में डुबा देता है। ठीक है, सब पाप कर लेता है, जाके डुबकी मार लेता है, समझिएगा, और उसको लगता है कि पाप धुल गया। ऐसे में पाप धुलता तब तो हो गया। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित करने को मंजूरी मिली है? भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित करने को मंजूरी मिली है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां है? मध्य प्रदेश में, जिस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और टाइगर यानी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु न है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा। अच्छा, बाघ को संरक्षण देने के लिए क्या शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है? 1973। 1973। हाँ। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? आईआईटी मद्रास ने। फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? कर्नाटक। सुनिए, देखिए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है जानते हैं? बोलने का अधिकार है और चुप रहने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 आपको बोलने का भी अधिकार देता है, चुप रहने का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलना भी आपका मौलिक अधिकार है और चुप रहना भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन उसी प्रकार अनुच्छेद 21, जीना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन मरना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन हां, अगर मान लिया जाए कि आप बहुत खतरनाक रोग से ग्रसित हैं, सिर्फ जो है हुक हुक कर रहे हैं, मतलब आप अपने से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ना अपने से आप उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको लगता है कि लोग बोझ हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि उस स्थिति में लोगों को मर जाना चाहिए, अपने से मर जाना चाहिए। किसी के ऊपर यार बोझ हम क्यों बने? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में यह कहा है कि अगर वो वाली स्थिति हो
तो एक सम्मानजनक मृत्यु आप अनुमति लेकर के, न्यायालय की अनुमति से आप ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। इसी वजह से आत्महत्या का प्रयास वैसा होना चाहिए जिसमें सीधे भगवान को प्यारे हो जाए। आत्महत्या का प्रयास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर आधा अधूरा होता है तो उस कंडीशन में अगर पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा को खबर लगता है बच जाइएगा, तो फिर आप पर कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। तो इसी वजह से अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता बच जाता है तो प्रयास करता है कि पुलिस महकमा तक खबर ना पहुंचे। तो प्रयासों करना है ना, ऐसा प्रयास करना है कि सीधे चल जाए। लेकिन हां, मतलब ये वाली स्थिति में आप समझ रहे हैं ना, मतलब हुक हुक वाली स्थिति में तो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक। दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? चंद्रयान से चुनाव तक, चंद्रयान से चुनाव तक अभियान को लॉन्च किया है। बेल्जियम के नए पीएम कौन बने हैं? वाल्ट डी वेबर बने हैं। इससे पहले अलेक्जेंडर डी क्रूक थे। अलेक्जेंडर डी क्रूक थे, जैसे पहले मनमोहन सिंह थे, बाद में मोदी जी बने, उसी प्रकार से पहले अलेक्जेंडर डी क्रूक थे, बाद में वाल्ट डी वेबर बने। हाल ही में किस देश ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का फैसला लिया है? अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों। अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अर्जेंटीना की राजधानी कहां है? ब्यूनस आयर्स। पंपास घास का मैदान कहां है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? पंपास घास के मैदान को। पंपास घास के मैदान को। प्रेयरी घास का मैदान कहां है? उत्तरी अमेरिका। कहां है? उत्तरी। वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। और स्टेपी मध्य एशिया, यूरेशिया भी कह सकते हैं। 87वां टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है? शीर्ष वैश्विक जोखिम झूठी और भ्रामक जानकारी, झूठी और भ्रामक जानकारी को माना गया है। देखिए झूठी और भ्रामक जानकारी कितना खतरनाक है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी कहता है कि सबसे बड़ा जोखिम यही है। तो झूठ नहीं फैलाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, समझ गए? लेकिन आजकल लोग झूठे फैलाता है, भ्रम में फैलाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सोरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु जवान ने जीता है, पुणे यूनाइटेड को हराकर। किस राज्य सरकार ने मना चित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश में कौन पार्टी की सरकार है? टीडीपी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया। उनका संबंध था, वे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, समझ गए? देखिए 72वीं बीपीएससी का बैच आ रहा है 18 जुलाई से, शाम में 3 से 5। यह बैच बीपीएससी सेंटर पर चलेगा। बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, बैठे रहिए। अभी कहां छुट्टी? कहां? आज 150, कल 200, अब परसों बचा हुआ सब। बीपीएससी का ये फाउंडेशन बैच है। अगर आपका कोई दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी जीएफ बीएफ कोई भी है जो पढ़ना चाहता है, उसको आप भेज सकते हैं। प्री कम मेंस कम इंटरव्यू बैच है, यानी सब चीज का तैयारी करवाया जाएगा। इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आगे आइए। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? एक तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, यह सूचकांक कौन जारी करता है जानते हैं? यह सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक जारी करता है। यह विश्व बैंक जारी करता है। यह सूचकांक जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 38वां,
प्रथम स्थान पर अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, द्वितीय स्थान पर फिनलैंड है, तृतीय स्थान पर अगर देखा जाए तो तृतीय स्थान पर जर्मनी है और 38वां स्थान पर अपना देश भारत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए? 0। देखिए दिल्ली विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली विधानसभा 70 सदस्यीय विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर बहुमत के लिए 36 सीट चाहिए होता है। 70 में से 48 को बीजेपी जीता है, बहुमत के लिए 36 ही चाहिए और 22 को जीता है आम आदमी पार्टी, 22 को जीता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0। तो बीजेपी बहुमत में आया, सरकार बनाया, रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया, दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता को बनाया, समझ गए। और जो दिल्ली है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है। दिल्ली विधानसभा में मंत्री सामान्य तौर पर देखिए होता क्या है जानते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद हो या राज्य मंत्री परिषद हो, उसमें मंत्रियों की संख्या, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होता है। यह प्रावधान भी 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। लेकिन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सीट का 10% से अधिक नहीं होता है। दिल्ली के विधानसभा के भीतर दिल्ली के केंद्रीय मंत्री परिषद में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी रेखा गुप्ता का जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम 7 गो मंत्री हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। दिल्ली वो 15% का अपवाद है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। थीम यूज एज ए ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के साथ, जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। कहां हुआ है? गांधीनगर में, गांधीनगर में हुआ है। और ये जो बिम्स्टेक है जानते हैं, बंगाल की खाड़ी है ना, वो बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए हम जहां मैप खोजते हैं वहां है ना, जहां नहीं खोजिएगा वहां होगा। बिम्स्टेक ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसके साथ सीमा बनाने वाले देशों का एक संगठन है। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। भारत 1, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, श्रीलंका 6, थाईलैंड 7। ये 7 देशों का एक संगठन है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना कब हुई है? 1997। इसका मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजल परियोजना शुरू किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने, जानते हैं कर्नाटक के कुल भूभाग का लगभग 70% के आसपास भूभाग सूखाग्रस्त है। 70% के आसपास भूभाग सूखाग्रस्त है। और कर्नाटक बताइए समुद्री सीमा बनाता है अरब सागर के साथ और सूखाग्रस्त राज्य है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है? इसका थीम है पल्स ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी कल्पना अभियान, स्वर्णा कालिका वीरांगना योजना मो गेल्हा जिया अभियान को लॉन्च किया है? ओडिशा। जानते हैं इस सब अभियान के अंतर्गत जो है ना, ओडिशा की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रशिक्षित करना है, बाल विवाह पर रोक लगाना है, लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य यही है। लड़का को कुछ नहीं, जानते हैं लड़की से ज्यादा प्रताड़ित लड़का होता है, लेकिन लड़का को कुछ नहीं है। ठीक है, लड़की तो घर में रहती है, खाना बनाती है, कपड़ा धोती है,
लड़का को पूरा दुनिया से लड़ना पड़ता है, समझे। लेकिन हाँ, ईश्वर ने ज्यादा दर्द लड़की को दिया है, दिक्कत यही है। पूरे है, गला दर्द करने लगा, शांत रहिए। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की थीम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के को लॉन्च किया गया। इसके गायक कौन थे? आतिफ असलम, आतिफ असलम। और ये जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है, हो कहां हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी T20 है महाराज, पाकिस्तान और यूएई में हुआ है। इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हुआ है। इसमें जीता कौन है? भारत ना। किसको हराकर? है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को हराकर। सही में। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे दिया गया? एनोरा, एनोरा को। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एड्रियन ब्रॉन्डी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अगर देखा जाए तो डेमी मूर को, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निदेशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निदेशक का अवार्ड अगर देखा जाए तो जॉन एम चू को दिया गया है, जॉन एम चू को। पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2025 में फ्रांस किसके साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया है? भारत, भारत के साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया है। और एक बात जानिए बाबू, एआई शिखर सम्मेलन 2025 के बाद एआई शिखर सम्मेलन 2026 में होना है और इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 19वें अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 19वें अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 किसने जीता है? कोल इंडिया ने जीता, कोल इंडिया। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। और पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन स्थल अगर देखा जाए तो आयोजन स्थल है थाईलैंड, थाईलैंड में हुआ है ये। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू किया गया? नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन देश है? एक तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में पहला स्थान अगर देखा जाए तो डेनमार्क को, दूसरा स्थान फिनलैंड को, तीसरा स्थान सिंगापुर को, भारत को 96वां स्थान, और अंतिम स्थान की अगर हम बात करें तो अंतिम स्थान पर रहा है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। आगे आइए, आगे बढ़े ना। विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक शहर है नैनीताल, नैनीताल ही जो है अपने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तीसरा साइक्लोन सेना अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया? मिस्र, भारत और मिस्र। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 69%। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है? दुबई। संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत ने वर्ष 2025 के लिए कितना डॉलर का योगदान किया है? 37.64 मिलियन। किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? उड़ीसा। एशिया के पहले आदमकद
एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहां किया गया? बेंगलुरु में। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? सृजनम। और इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में। भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। फोबर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत 12वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है यूएसए, द्वितीय स्थान पर है चीन, तीसरा स्थान पर है रूस। विश्व के शक्तिशाली देशों में प्रथम स्थान यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा रूस और भारत का स्थान 12वां। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का बैठक कहां हुआ है? भारत में हुआ है। भारत में। डोनेट ऑर्गेन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? आईसीसी। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद में। मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? स्पिनर नाम से। मुथैया मुरलीधरन जो है श्रीलंका का स्पिनर था, ठीक है। सहवाग इससे बड़ी डरता था। सहवाग से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस बॉलर को खेलने में होता था, तो इसी का नाम लिया था। किन्हें आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राकेश रोशन। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 142 साल पुरानी फाय सागर झील का नया नाम क्या रखा है? बरून सागर। बरून सागर रखा है। किस राज्य ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। इसके अंतर्गत जो है युवाओं को प्रशिक्षित करना है। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन डेविल हंट। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है तृतीय स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पर कनाडा है और तीसरा स्थान पर अपना देश भारत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? अरे हाथी पांव जिसमें आपको पेड़ फूल जाता है, समझ गए? 2027 तक लक्ष्य रखा है। 2027। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां शुरू हुआ? नोएडा में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसका डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? अमिताभ बच्चन का। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? फ्रांस के मार्सिले नामक शहर में। फ्रांस के मार्सिले नामक शहर में। फ्रांस के मार्सिले नामक शहर में। विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अस्थायी सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था कामेश्वर चौपाल। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? माय इपिलेप्सी जर्नी। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का प्रयोग कर, आज की डेट में जानते हैं ज्यादा उम्र में शादी होने पर बच्चा नहीं होता है, आईवीएफ से बच्चा पैदा करता है, समझे? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का प्रयोग कर विश्व का पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया बनाया है। शादी उम्र से कर लीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। आगे आइए। कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, उसी का नाम बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। इनका पद नाम क्या है? आगा खां 5। जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो ब्लिंकिट डिस्ट्रिक्ट हाइपर योर
क्या नाम दिया है, क्या नया नाम दिया है? इटर्नल ना, इटर्नल। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी या आयोजन कौन कर रहा है? असम कर रहा है। ऐसे ये झूमर महोत्सव राजस्थान से संबंधित है, लेकिन इसका मेजबानी असम कर रहा है 2025 में। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेंड अस के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार। किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने, अमेरिका। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वेंकटरमन का निधन हो गया, उनका संबंध था, समाचार वाचक थे, आकाशवाणी में जो है समाचार वाचक थे ये। चलिए, तो आज 150 क्वेश्चन हुआ, कल आगे हम लोग 200 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है? और फिर अगर समय मिला हमको सब्जेक्टिवो करवाएंगे, हम सोच रहे हैं, ठीक है? फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना? तो फिर बाबू लोग हम लोग मिलते हैं, और जिनका एग्जाम है अभी बिहार पुलिस का, सब्जेक्टिव लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कीजिए। कल पुनः मिलते हैं हम लोग अपने समय से। धन्यवाद सभी लोगों का। 7:30 बजे मिलते हैं, समय वही है 7:30 बजे। हाँ, सबको गुड नाइट।